वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बीच मतभेद कम होने के आसार। पूर्वी लद्दाख के कई सीमावर्ती इलाकों से चीन के जवान और वाहन 2.5 किलोमीटर तक पीछे हटे। भारतीय सेना भी पीछे हटी। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर स्तर पर आज होगी बातचीत। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी आज हिमाचल और मध्य प्रदेश में करेंगे जनसंवाद रैलियों को संबोधित। इससे पहले मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों से जनसंवाद रैली के जरिए किया संवाद। राज्य में लगातार बढ़ रहे राजनीतिक हत्याओं के मामले को लेकर ममता सरकार को घेरा। कोविड-19 से बचाव के लिए मंत्री समूह की समीक्षा बैठक। केंद्र, राज्यों और नगर पालिका के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए 50 नगर निकायों में दौरा करेंगी केंद्रीय टीम। भारत में कोविड-19 के ठीक होने वालों की संख्या पहली बार हुई सक्रिय मामलों से ज्यादा। 1,35,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। 7,745 लोगों की कोरोना से हुई मौत। फिलहाल देश में है 1,33,632 सक्रिय मामले। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह। देशों से की संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रयास जारी रखने की अपील। दुनिया भर में 72,27,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4,10,000 के पार। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पूर्वी लद्दाख के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से चला आ रहा विवाद थमता नजर आ रहा है। खबर है कि पूर्वी लद्दाख में गलवान समेत 3 जगहों से भारत और चीन की सेनाएं पीछे हट गई हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान इलाका, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और हॉट स्प्रिंग इलाके से अपनी सेना और वाहनों को 2.5 किलोमीटर पीछे लेकर चले गए हैं। भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों की वापसी की है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी है। आगे की कार्रवाई के लिए कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के लिए ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां राजनीतिक हिंसा का बोलबाला है, जबकि हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए। उधर आज भाजपा के नेता रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी हिमाचल और मध्य प्रदेश में जन सम्मेलन रैलियों को संबोधित करेंगे। 2014 से बंगाल के अंदर परिवर्तन के लिए राजनीतिक संघर्ष करते करते 100 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है। मैं बहुत संवेदना के साथ आज उस 100 कार्यकर्ताओं के परिवारों को सलाम करना चाहता हूं कि आपके परिवार का त्याग, आपके परिवार का बलिदान सोनार बांग्ला के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका बहुत योगदान है और जब भी बंगाल के अंदर परिवर्तन का इतिहास लिखा जाएगा, आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है उसको स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए CBSE के पाठ्यक्रम को कम करने की मांग को देखते हुए सभी शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षिक संस्थानों से अपील है कि वो इस दिशा में अपने सुझाव #syllabus4students 2020 से सीधे उनके ट्विटर पर भेज सकते हैं। पूरे देश भर से मैं देख रहा हूं काफी समय से कि अभिभावकों का और भिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का, यहाँ तक कि छात्रों का, शिक्षाविदों का लगातार संदेश आता रहता है मुझे। कोई ट्विटर पर, कोई फेसबुक पर, कोई मेल करते हैं कि जो वर्तमान CBSE का जो पाठ्यक्रम है उसको कम होना चाहिए। हम लोगों ने तय किया है कि आप सुझाव भेजें। सभी शिक्षाविदों से मैं अनुरोध कर रहा हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने ठोस सुझाव आप दें ताकि उस पर हम मेरा मंत्रालय गहन विचार विमर्श कर सकें। अयोध्या जी स्थित राम जन्मभूमि परिसर में आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास पूजन अर्चना कर रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्म
भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। राम जन्मभूमि परिसर में स्थित कुबेर टीला पर इस अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। रोजाना आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ बराबर चल रहा है। यज्ञ भी रोजाना होता है विघ्न निवारण के लिए। आज भगवान शिव जी का अभिषेक होगा। इच्छित फल बिन शिव वराधे, लहिय न कोट जोग जप साधे। करोड़ों जोग यज्ञ जप तप किया जाए, लेकिन जब तक भगवान शिव जी की आराधना नहीं की जाती है तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती है। और इस बारे में और अधिक बात करने के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से रमेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेंद्र, स्वागत है आपका। आज राम जन्मभूमि परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है, क्या महत्वता है इसकी? देखिए, जो खुदाई हुई, जब संतरीकरण में राम मंदिर की जो खुदाई हुई है उसमें ये शिवलिंग मिला है और कुबेर टीला का शिवलिंग दोनों एक जैसे शिवलिंग है। उसके बाद इस शिवलिंग का महत्व बढ़ गया। हालांकि 28 वर्षों से लगभग पूजा नहीं हो रही थी, जो धार्मिक अनुष्ठान है वो बंद कर दिए गए थे और 2005 में आतंकवादी घटना के बाद कुबेर टीला पे शिवलिंग पे जो छोटी मोटी पूजा होती थी वो भी बंद कर दी गई थी। एक तरीके से ये आधार में पड़ा हुआ था जहाँ कोई पूजा नहीं हो पा रही थी। इस बार जो महत्व देखा गया है कि राम मंदिर की जो शुरुआत होगी, जो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसको कहते हैं कि राम के बिना भारत की पूरी सभ्यता अछूती रह जाती है, बिना राम के हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते। तो मंदिर निर्माण जब शुरू होने जा रहा है तो संतों का मत है बिना शिव जी की आराधना के ये कार्य संपूर्ण की विघ्न कोई न पड़े, इसलिए शिव जी की आराधना की जा रही है। क्योंकि शिव जी का जो क्षेत्र है कुबेर टीला वो इसी मंदिर परिक्षेत्र का हिस्सा है। हालांकि अभी ये पुरातत्व विभाग के पास है। पुरातत्व स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पुरातत्व विभाग को एक पत्र लिखा गया है, ये जो क्षेत्र है वो राम मंदिर को जो न्यास है उसको दे दिया जाए। तो ये शिवलिंग की पूजा मात्र इसलिए है कि विघ्न न पड़े और भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, जो लोग चाहते हैं। न्यायालय के फैसला आने के बाद ये रास्ता, ये मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। इसलिए अपेक्षा यह है शिव जी से, संतों की, कि पूजा के बाद ये विघ्न कोई न पड़े और राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो। जी रामेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि परिसर में आज भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के सुंगू हेंधामा इलाके में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। संदिग्ध इलाके में सुरक्षा बलों को देखकर छुपे आतंकवादियों ने गोली चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। पिछले 1 सप्ताह में शोपियां जिले में यह तीसरी मुठभेड़ है। पिछली 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था। वंदे भारत मिशन के तीसरे चरण में यूरोप से भारत के लिए एयर इंडिया की उड़ानों की टिकटों की बिक्री आज से शुरू होगी। टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से ही बुक किए जा सकते हैं। एयर इंडिया ने आवेदकों से स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग में पंजीकरण कराना सुनिश्चित करने को कहा है। वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरने के लिए ये आवश्यक है। पिछले हफ्ते अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों के लिए उड़ानों की बुकिंग शुरू होने के 15 घंटे के भीतर 22,000 से अधिक टिकट बिक गई थीं। अब तक 70,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। तीसरे चरण में एयर इंडिया यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अफ्रीका के लिए लगभग 300 उड़ानें संचालित करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अनलॉक 1 में हमें और भी अनुशासित होना होगा। उन्होंने कहा कि इस दौर में पहले से ज्यादा सतर्कता की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, फेस कवर, साफ सफाई का ख्याल और सांस लेने के सही व्यवहार का कड़ाई से पालन करना होगा। कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की 16वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी दफ्तरों के खुलने पर उनके प्रमुखों से कोविड-19 के खिलाफ सोशल वैक्सीन का कड़ाई से पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने को कहा। उन्होंने कहा कि अभी संतोष में रहने का समय नहीं है। मंत्री समूह को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किए गए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। मंत्री समूह को देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति, प्रतिक्रिया और प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। एक प्रस्तुति के माध्यम से मंत्री समूह को भारत की अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान पैदा हुई स्थिति पर प्रकाश डाला गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उन नगरीय निकाय शहरों में एक केंद्रीय टीम भेजेगा जहां कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। टीम 3 सदस्यों वाली होगी। उसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। इस तरह की 50 टीम तैयार की जाएंगी। 15 राज्यों के इन 50 शहरों में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु में भी 7 शहर जिले कोरोना संक्रमण के लिहाज से बड़ी चुनौती बन गए हैं। यहां भी केंद्र सरकार की विशेषज्ञों की टीम जाएगी। ये टीमें राज्य सरकारों की सहायता के लिए हैं, जो उन्हें कोरोना से लड़ने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम महाराष्ट्र के 7 जिले और नगर पालिका का दौरा करेगी, जबकि तेलंगाना के 4, तमिलनाडु के 7, राजस्थान के 5, असम के 6, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश के 4-4 जिलों के साथ दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात के 3 जिलों का दौरा करेगी। ये केंद्रीय टीम मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 जिलों का दौरा कर सभी प्रभावित राज्यों की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। सरकार ने वाहनों के दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के कागजात की वैलिडिटी सितंबर तक बढ़ा दी है। मंगलवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। यानी जो दस्तावेजों की समय सीमा खत्म हो रही है उसे खत्म नहीं माना जाएगा। पुराना दस्तावेज ही सितंबर 2020 तक मान्य होगा। इन दस्तावेजों में फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को सितंबर तक वैध माना जाए। देश भर में लागू लॉकडाउन और तमाम दफ्तरों के बंद होने के चलते केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित ऐसे दस्तावेजों की वैधता अवधि को बढ़ाने का फैसला किया है। 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया था। इससे पहले मंत्रालय ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा था कि ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस परमिट, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज जिनकी वैधता अवधि 1 फरवरी से समाप्त हो चुकी है या होने वाली है, की वैधता को 31 जुलाई तक विस्तार दिया गया था। निजी क्षेत्र को जल्द ही इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र को अपनी क्षमताओं में सुधार लाने के लिए इसरो की सुविधाएं एवं अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाएगी। प्राइवेट खिलाड़ियों को उपग्रह, प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं के क्षेत्र में समान मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार ने कुछ दिन पहले ही स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की घोषणा की थी। वहीं भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के बारे में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रूस में 4 अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण चल रहा था, जो कोरोना की वजह से बाधित हो गया है। उन्होंने इस परियोजना को दोबारा गति पकड़ने की उम्मीद जताई। डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों में अंतरिक्ष तकनीक के बारे में समझ विकसित करने के लिए इसरो ने युविका नाम से एक विशेष युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी इसरो के वैज्ञानिक कम लागत वाले आवश्यक चिकित्सा उपकरण की खोज में लगे हुए हैं। गोवध को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। गोवध निवारण अधिनियम में बदलाव कर सजा को और सख्त बनाने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति दे दी है। गोवध निवारण अधिनियम को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावशाली बनाने का निर्णय जन भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने लिया है। प्रदेश में गोवध करने वालों पर 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है। वहीं अंग भंग करने पर 7 साल की जेल और 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। ऐसे मामले में दूसरी बार पकड़े जाने पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। तो और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी जगदीश मुखी को हर्निया के ऑपरेशन के लिए 3 महीने की अस्थायी जमानत दी है। उनके वकील यूसुफ इकबाल यूसुफ ने उच्च न्यायालय से कहा कि आरोपी को हर्निया सर्जरी करवाना है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की। इसके बाद न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने मुखी को 3 महीने के लिए जमानत दे दी।
पिछले महीने एक सत्र अदालत ने 75 वर्षीय मुखी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जहां अभियोजन की ओर से दलील दी गई थी कि प्रथम दृष्टता उनके और सह आरोपी के खिलाफ मामला बनता है। अदालत ने उन्हें 3 महीने की अस्थायी मेडिकल जमानत प्रदान की है, जिसके बाद उन्हें दोबारा आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता होगी। उनके बाहर रहने की अवधि के दौरान बुलंद पुलिस उन पर निगरानी रखेगी। और कोविड के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर 1,33,632 हो गए हैं। 1,35,205 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 7,745 लोगों की मौत हुई है। और दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से विश्व भर में 71,85,573 लोग संक्रमित हैं। वहीं इससे 4,08,954 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां 19,73,803 लोग संक्रमित हैं। वहीं 1,11,751 लोगों की मौत हुई है। ब्राजील दूसरे स्थान पर बना हुआ है। यहां कोविड-19 से 7,07,412 लोग संक्रमित हैं और 37,134 लोगों की मौत हुई है। रूस तीसरे स्थान पर है, जहां कोविड-19 से 4,84,630 लोग संक्रमित हैं। वहीं 6,134 लोगों की मौत हुई है। इसी प्रकार कोविड-19 पीड़ितों के मामले में ब्रिटेन चौथे और भारत 5वें नंबर पर बना हुआ है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज्यादा दैनिक वृद्धि होने से विश्व स्तर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें मध्य अमेरिका में स्थिति अपने चरम पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि रविवार को दुनिया भर में 1,36,000 से अधिक नए मामले सामने आए, जिसमें 75% मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया से हैं। विश्व में ब्राजील इस महामारी के केंद्र में है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। lot of work that needs to be done, and we need everyone to remain focused on achieving the goal at hand, which is stopping this pandemic, which is suppressing transmission and saving lives, and there's a lot more work to do. So let's celebrate the successes that we do have, but let's remain focused on the remaining work that needs to be done, because unfortunately this is far from over. जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर अमेरिकी वायुसेना का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत अधिकारी बन गए हैं। अमेरिका की सेनेट ने सर्वसम्मति से उनकी अमेरिकी वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है। मिनियापोलिस में पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शनों के बीच ट्रंप प्रशासन का यह फैसला आया है। जनरल ब्राउन लड़ाकू विमान के पायलट हैं और उन्होंने हाल ही में यूएस पैसिफिक एयर फोर्सेस के कमांडर के रूप में काम किया है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्री सल्वाडोर इला ने कहा है कि जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता, तब तक देश में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि 21 जून को देश से इमरजेंसी हटने के बाद भी इससे बचाव के लिए लगाए गए कानून लागू रहेंगे। जब तक कोरोना वायरस का स्थायी इलाज नहीं मिल जाता, तब तक लोगों को इसका पालन करना होगा। वहीं प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 6 साल के ऊपर के सभी लोगों को पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है। और अब कैंसर रोगियों के लिए एक अच्छी खबर। भारत में हुए एक नए वैज्ञानिक अध्ययन से जीभ के कैंसर के उपचार की नई तकनीक विकसित करने में मदद मिल सकती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, कैंसर संस्थान चेन्नई के श्री बालाजी डेंटल कॉलेज अस्पताल तथा बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक खास किस्म के माइक्रो आरएनए की पहचान की है, जो जीभ का कैंसर होने पर अत्यधिक सक्रिय रूप से दिखाई देता है। वैज्ञानिकों ने इस माइक्रो आरएनए को MIR-155 का नाम दिया है। ये एक किस्म के छोटे रिबोन्यूक्लिक एसिड हैं, जो कैंसर को पनपने में मदद करने के साथ ही विभिन्न जैविक और नैदानिक प्रक्रियाओं के नियंत्रित करने में शामिल रहते हैं। ऐसे में जीभ के कैंसर के इलाज के लिए इन आरएनए में बदलाव कर उपचार की नई तकनीक विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। शोध के निष्कर्ष मॉलिक्यूलर एंड सेक्युलर बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। वैश्विक कोरोना महामारी के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जोर दिया है। पीएम ने आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया तो गांव में रहने वाली महिलाएं भी इस ओर कदम बढ़ाने लगी हैं। लॉकडाउन के खुलने की शुरुआत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयास का एक उदाहरण वाराणसी के जयापुर में दिख रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में।
ये महिलाएं जो चरखे पर सूत काटते दिख रही हैं, इन सभी के चेहरे पर जो मास्क हैं, वो इन्हीं के बनाए कपड़ों के हैं। ये जयापुर गांव की महिलाएं हैं। ये सोलर चरखों और चरखों से सूत काट रही हैं। ये प्रधानमंत्री का गोद लिया गांव है। एमएसएमई मंत्रालय के खादी और ग्राम उद्योग आयोग की मदद से कृषक ग्राम उद्योग विकास संस्थान इन महिलाओं के लिए ये रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहा है। RECL योजना के अंतर्गत जो है 50 सोलर चरखा मिला, जिससे महिलाएं काम कर रही हैं। सोलर चरखा मिलने के बाद महिलाओं को काफी आराम हो गया है। जो हाथ से कटाई करना पड़ता था, या वो जो है ऑटोमेटिक चलता रहता है। ये महिलाएं अपने घर का काम निपटाकर यहाँ सूत काट कर अपने और अपने परिवार की आय बढ़ाकर अपना योगदान तो दे ही रही हैं, साथ ही स्वदेशी के प्रधानमंत्री के नारे को चरितार्थ भी कर रही हैं। इनके सूत काटने से जो मेहनताना इन्हें मिलता है, इसका 25% बोनस केंद्र सरकार की तरफ से इनके बैंक खाते में सीधा आ जाता है। लॉकडाउन में जो पैसा मिल रहा काम करने के लिए हम लोग के खर्च में आ जाला। मैं यहाँ 4 साल से काम कर रही हूँ, जब से मोदी जी इस गांव को गोद लिए हैं। मैं यहाँ पे फायदा बहुत हुआ है। इनके इस काम ने लॉकडाउन में भी बड़ी मदद की है और ये महिलाएं अपने गांव में ही रोजगार पाकर बहुत खुश हैं। आत्मनिर्भर बनने जैसा जो प्रधानमंत्री का नारा है कि आत्मनिर्भर, लॉकडाउन के दौरान जो कहा था उन्होंने, इस लॉकडाउन में भी ये महिलाएं यहाँ आकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगा के इस तरह से काम कर रही हैं पूरे लगन के साथ, जैसे वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काम कर रही हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, जयापुर, वाराणसी। कोरोना की वैश्विक महामारी के दौर में छुट्टियों का सदुपयोग करते तमिलनाडु के अरियालूर जिले के दिव्यांग भाई बहनों ने पेंटिंग्स बनाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। अपने निस्वार्थ सेवा भाव के लिए चर्चित ये भाई बहन लोगों को चित्रों के भाषा में सामाजिक दूरी का पालन करने, साबुन से हाथ धोने और मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी ने देश भर के स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है, वहीं तमिलनाडु के अरियालपुर जिले के दिव्यांग भाई बहन की एक जोड़ी ने अपना खाली समय कोरोना वायरस से जुड़ी जन जागरूकता को समर्पित कर रखा है। पेरिया तिरुकोनम गांव के रहने वाले बालकृष्ण 12वीं कक्षा के छात्र हैं और उनकी बहन कृष्ण वेनी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। ये दोनों भाई बहन बोलने और सुनने में अक्षम है, लेकिन इनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत हैं। इसलिए इन्होंने कोरोना काल में अपने स्कूल से मिले अवकाशकालीन समय का सदुपयोग करते हुए इस महामारी के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने में विभिन्न तरह की तकरीबन 100 पेंटिंग बनाकर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। मन की भावनाओं से जन सरोकारों के लिए उकेरी गई इन पेंटिंग्स में कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों की जहां जानकारी दी गई है, वहीं डॉक्टर्स, नर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता और पुलिस जैसे कोरोना योद्धाओं के अथक परिश्रम को भी बखूबी दिखाया गया है। दोनों भाई बहनों ने कोरोना कैसे फैलता है, इस पर एहतियाती कदम उठाए जाने और सरकार की बीमारी से लड़ने के प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए कई तस्वीरें खींची हैं। हमने नर्सों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और पुलिस जैसे कोरोना योद्धाओं के अथक परिश्रम को सचित्र वर्णित किया है, जो दिन रात काम कर रहे हैं। तकरीबन 40 फीट लंबे इनके पेंटिंग चित्रों में कोरोना से बचने के लिए रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जहां चेताया गया है, वहीं सामाजिक दूरी का पालन करने के साथ बार बार हाथ धोने और चेहरे पर मास्क लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। मानवीय सरोकारों की सच्ची मिसाल पेश करते हुए इन दोनों दिव्यांग भाई बहनों के प्रयासों से प्रभावित होकर आसपास के नागरिक भी इनकी पेंटिंग लगाने में मदद कर रहे हैं। इनके इस नेक काम से प्रभावित होकर स्थानीय जिला प्रशासन भी आम जन के बीच कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विचार कर रहा है। चेन्नई से ब्यूरो इनपुट के साथ OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज। पेरिस के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थानों में से एक आईफिल टावर फ्रांस के कोरोना वायरस लॉकडाउन में बंद होने के 3 महीने बाद 25 जून को सार्वजनिक रूप से फिर से खुल जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार सबसे ज्यादा दिनों तक इसे बंद रखा गया। यहां आने वाले 11 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 15 मई के बाद से ही सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी थी। और अब बारी योग सूत्र की।
योग सूत्र में आज हम बताएंगे थायराइड बीमारी को नियंत्रित करने में योग की भूमिका, और इस बारे में बताएंगे योग गुरु धीरज। नमस्कार, योग सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं योग गुरु धीरज। आज सबसे बड़ी समस्या जो बढ़ती जा रही है वो है थायराइड, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति का थायराइड में इम्बैलेंस से या तो शरीर काफी ज्यादा मोटा हो जाता है या वो शरीर का धीरे धीरे वजन कम से कम होता जाता है। थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर 200 से ज्यादा कार्यक्रम को संपादित करते हैं। इसलिए थायराइड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है पूरे शरीर का डेवलपमेंट, यानी आपका स्किन हो, हेयर हो, मसल्स हो, पूरे शरीर का हर चीज का संबंध थायराइड ग्लैंड से है। और योग एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है थायराइड को बैलेंस करने के लिए। लगातार जो हमारा तनाव है वो थायराइड के तरफ ऑक्सीजन का फ्लो, रक्त का फ्लो को कमजोर कर देता है, और फिर ज्यादा कमी के वजह से थायराइड में इम्बैलेंस आता है और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है और समस्याएं बढ़ जाती है। तो आज एक महत्वपूर्ण आसन हम आपको बता जा रहे हैं जिससे ब्लड का फ्लो थायराइड जो ग्लैंड है कंठ के पास है उस तरफ बढ़ता है, और साथ ही साथ इसमें प्राणायाम की विधि को भी जोड़ेंगे। देखेंगे आप सीधे शवासन की पोजीशन में लेट जाएंगे इस तरह से, और फिर हथेली को जमीन की तरफ रखें, दोनों पांव को बैंड करें। इस तरीके से बैंड हो कि हिप के बराबर गैप हो, आपका हील हिप के पास हो। हथेली और पंजे को अच्छे तरीके से फ्लोर पे रखने के बाद आप धीरे धीरे सांस लें और अपने कमर को, पैल्विक रीजन को ऊपर उठाते जाएं। आप चाहें तो इंटरलॉक ऐसे कर दें तो ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को, आपका पांव नहीं हिले, शोल्डर ना हिले, इस बात का ख्याल रखें। आप चाहें तो बैक को सपोर्ट दे सकते हैं, जितना कंफर्ट हो उतना ही उठाएं, अपने लिमिटेशन का ख्याल रखें। अब यहाँ पे प्राणायाम को भी जोड़ें। वशिष्ठ प्राणायाम, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर करें और हर बार सांस लेते हुए पेट को फुलाएं। तो ये प्रक्रिया, ये क्यों लाभ दे रहा है? क्योंकि आप देखें सिर पहली बार नीचे है और हार्ट ऊपर है। अमूमन क्या होता है कि हमारा सिर ऊपर रहता है, हार्ट नीचे, तो ब्लड का फ्लो ज्यादा से ज्यादा थायराइड ग्लैंड के तरफ होगा, और साथ ही साथ ये हमारे हार्ट को, लंग्स को और लीवर के एरिया को मजबूत करता है, पैल्विक को अच्छा बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड वाले भी व्यक्ति इस आसन को अभ्यास कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई सपोर्ट लगा सकते हैं नीचे, टूल्स जैसा या बोल्स्टर, तो आपको ज्यादा देर तक रहना हो पाएगा। लेकिन ध्यान रहे सांस लेते छोड़ते नहीं। वापस आएंगे और काउंटर पोज के तौर पर आप अपान आसन या कहीं कहीं पवन मुक्त आसन करते हैं, इसको जरूर करें। इसको आप 1 से 1.5 मिनट अभ्यास में रखें। तो हर आसन को आप करने के बाद हमेशा ध्यान रहे कि उसका काउंटर पोजीशन क्या है वो ख्याल में रहे। तो सेतुबंध के बाद अपान आसन जरूर करें, और किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट नहीं हो, इसके लिए ध्यान रहे कि जोर जबरदस्ती आसन में नहीं, स्थिरता और सुखपूर्वक आसन को करें। और योग सूत्र का आज का जो श्लोक है वो गीता से है, जिसमें योग के बारे में बताया गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी बैलेंस ही योग है। तो हर आप अपने काम में, अपने जीवन में एक संतुलन लाएं, और ये संतुलन जीवन में रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित होंगे। आज योग सूत्र में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।